नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। गलवान से 2 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना, टेंट और निर्माण को हटाया। जी हां दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास गलवान घाटी में झड़प वाली जगह से चीनी सेना 1 से 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। चीनी सैनिक डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के तहत पीछे हटी है। जानकारी के मुताबिक चीनी सैनिक अपने टेंट भी पीछे हटा रही है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी तनाव के मद्देनजर चीन का यह कदम काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना के भारी बख्तरबंद वाहन अभी भी गलवान नदी क्षेत्र में गहराई वाले इलाकों में मौजूद हैं। भारतीय सेना सतर्कता के साथ स्थिति की निगरानी कर रही है। एलएसी पर जारी तनाव को लेकर भारत और चीन के बीच 3 बार कमांडर स्तर की बैठक हो चुकी है। 6 जून को पहली बैठक, 22 जून को चीन के इलाके मोल्डो में दूसरी बैठक और तीसरी बैठक 30 जून को चुशुल में हुई थी। सूत्रों का कहना है कि दोनों पक्षों के कोर कमांडर के बीच हुए समझौते के अनुसार चीनी सैनिकों का पीछे हटना शुरू हो गया है। चीनी सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से अपने टेंट और निर्माण को हटाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से भी चीनी सेना के वाहन पीछे जा रहे हैं। 7 हफ्तों से तनाव जारी। बता दें कि वास्तविक सीमा पर भारत और चीन के बीच करीब 7 हफ्तों से तनाव जारी है। दोनों देशों के बीच स्थिति 15 जून हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था। इस दौरान चीन के भी 40 से अधिक सैनिक मारे गए थे। मोदी का चीन को संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जुलाई को अचानक लद्दाख के दौरे पर पहुंचे थे। अब उन्होंने स्थिति का जायजा लेने के साथ साथ सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात भी की थी। पीएम मोदी चीन के साथ झड़प में घायल जवानों से भी मिले थे। इस दौरान पीएम मोदी ने चीन को बेहद सख्त संदेश देते हुए कहा था कि भारत शांति प्रिय देश जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं। उन्होंने कहा था कि अब विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया है, यह विकास का युग है। इतिहास गवाह है कि विस्तारवादी ताकतें या तो हार गई हैं या फिर पीछे हटने को मजबूर हुई हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव में मिलेंगी 220 से अधिक सीटें, नित्यानंद राय। जी हां दोस्तों, रविवार को कस्बा प्रखंड के गड़बन नैली स्थित बीडी जेजानी कॉलेज के प्रांगण में भाजपा का कस्बा विधानसभा क्षेत्र वर्चुअल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सह उजियारपुर सांसद नित्यानंद राय ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन के सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। यह सभी समर्पित कार्यकर्ता कस्बा विधानसभा क्षेत्र में इस बार इतिहास लिखेंगे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में जब वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब उन्होंने कस्बा विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का खुद से जायजा लिया था। उन्होंने कहा कि पूरा एनडीए एकजुट है और साथ मिलकर विश्व चुनाव लड़ेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के मंत्री ने अमित शाह को लिखा पत्र, कमलनाथ के खिलाफ सीबीआई जांच कराने की मांग। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के चीन से जुड़े मामलों की जांच को लेकर शिवराज सरकार के एक मंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह मंत्री के इस पत्र की अनुशंसा कर सीबीआई जाँच के आदेश देंगे। शिवराज सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से चंदा मिलने के बाद आयात में दी गई रियायतों के लिए तत्कालीन वाणिज्य मंत्री कमलनाथ की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। कमल पटेल ने इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। अमित शाह को पत्र भेजकर कमल पटेल ने कहा कि चीन से सीमा विवाद के चलते कांग्रेस लगातार अनर्गल बयान दे रही है। सीएम शिवराज के मंत्री ने कहा कि मीडिया से मिल रही सूचनाओं के आधार पर चीन एवं तत्कालीन यूपीए सरकार के गहरे संबंध नकारे नहीं जा सकते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम अलर्ट, जाने यूपी में किस जिले में आज हो सकती है भारी बारिश, तूफान की भी चेतावनी। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने सोमवार को पूरे प्रदेश में कुछ स्थानों पर कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में अगले 4-5 दिन बारिश का सिलसिला बना रहेगा। इस बीच प्रदेश में कहीं कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश होने के भी आसार हैं। सोमवार को लखनऊ और आसपास के इलाकों में भी बारिश हो सकती है। शनिवार की शाम से रविवार की सुबह के बीच प्रदेश में सबसे अधिक 8 सेंटीमीटर बारिश बदायूं में दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वांचल के वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, मिर्जापुर, प्रयागराज में बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिम यूपी के गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, नोएडा में भी हल्की बारिश हो सकती है। लखनऊ और कानपुर के आसपास के इलाकों में भी
जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। कानपुर और आसपास के जिलों में भारी बारिश गरज चमक के बीच सोमवार भोर से ही कानपुर के आसपास घनघोर बारिश शुरू हो गई। कानपुर और आसपास के जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। सोमवार तड़के करीब 4 बजे अचानक बादल घिर गए और गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। करीब 3 घंटे से लगातार बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति बन गई है। कानपुर के वीआईपी रोड पर आरपीएच सब स्टेशन के पास संगीत टाकिस जीटी रोड पर जूही खलबा पुल के नीचे से गुजरना मुश्किल हो रहा है। इसी तरह दक्षिण के किदवई नगर समेत कई इलाकों में सड़कें पानी से जलमग्न हो गई हैं। जल्दी सुबह का वक्त होने के नाते सड़क पर ट्रैफिक नहीं है। नगर निगम की सफाई वाली टीम भी नहीं निकली। हवा लगभग बंद है और आसमान में बादल चारों तरफ से घिरे हुए हैं। इससे बारिश ज्यादा देर तक जारी रहने का अनुमान है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बांस उद्योग में बेहतर है मौका, मोदी सरकार भी कर रही है मदद। जी हां दोस्तों, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए और प्लास्टिक के इस्तेमाल के खतरे से बचने के लिए सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से बांस उद्योग का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। बांस से बने कई सामान बाजार में उपलब्ध हैं। इनमें से बहुत से सामान ऐसे हैं जो घर में सजावट के लिए इस्तेमाल में आते हैं और कई सारे सामानों का इस्तेमाल दिनचर्या में लाया जाता है। बांस से बनी क्रॉकरी खूब बिक रही है। इसके अलावा बांस के बोतल, कप, प्लेट, तमाम सामान लोगों द्वारा खूब पसंद किए जा रहे हैं। अगर आप भी बांस से जुड़े व्यापार में शामिल होना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सरकार की ओर से मदद भी मिलेगी। मोदी सरकार फिलहाल लोकल पर ज्यादा जोर दे रही है, जिससे स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। मोदी सरकार ने साल 2018 में बांस को पेड़ की कैटेगरी से हटा दिया था। किसान अब बिना किसी रुकावट के आसानी से बांस की खेती कर सकते हैं। राष्ट्रीय बैम्बू मिशन को तकनीकी सहायता देने के लिए बैम्बू टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप का भी गठन किया गया है। जानिए कुछ ऐसे ही कामों के बारे में। बांस से जुड़े उत्पाद खादी ग्रामोद्योग आयोग बांस की बोतल बनाकर बाजार में बेचती है। खादी ग्रामोद्योग आयोग खादी, शहद जैसे कुटीर उद्योगों के साथ अब बांस उद्योग का विस्तार कर रहा है। खादी ग्रामोद्योग आयोग लोगों को बांस के सामान तैयार करने की ट्रेनिंग दे रहा है। साथ ही काम शुरू करने के लिए लोन की व्यवस्था भी करा रहा है। इस बारे में ज्यादा जानकारी आप खादी ग्रामोद्योग आयोग की वेबसाइट www.kvic.gov.in से ले सकते हैं। मालूम हो कि बांस की बोतल या अन्य सामान बनाने की ट्रेनिंग आप राष्ट्रीय बांस मिशन की वेबसाइट nbm.nic.in से भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ ऐसे कई संस्थानों के बारे में बताया गया है जो बांस से सामान बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। इस लिंक nbm.nic.in से आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, अस्पताल हो या बॉर्डर हम हमेशा तैयार। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संकट और सीमा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश के अस्पतालों में और बॉर्डर पर सेना पूरी तरह से तैयार है। रक्षा मंत्री ने यह बात दिल्ली में बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल के दौरे पर कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी रविवार को इस केंद्र का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। इस सेंटर को कोरोना मरीजों के लिए बनाया गया है। गृह मंत्री शाह ने अपने ट्वीट करते हुए लिखा कि 250 आईसीयू और 1000 बेड वाले सरदार पटेल कोविड अस्पताल का दौरा कर रहा हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में डीआरडीओ और टाटा सन्स ने इसे रिकॉर्ड समय में बनाया है। यह सेंटर मामूली या बिना लक्षण वाले कोरोना वायरस मरीजों के लिए बनाया गया है। हॉस्पिटल का दौरा करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जब पत्रकारों ने लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव के बारे में पूछा तो इस पर राजनाथ सिंह ने जवाब दिया कि अस्पताल हो या बॉर्डर हमारी तैयारी हमेशा रहती है। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के कर्नल समेत 20 जवान शहीद हो गए थे। वहीं इस खूनी झड़प में चीनी पक्ष को भी भारी नुकसान हुआ था। फिलहाल दोनों पक्ष मुद्दे को सुलझाने के लिए आपस में बातचीत कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 6 जुलाई से खुलेंगे यूपी के स्कूल, यहाँ जानिए पूरी डिटेल। जी हां दोस्तों, पूरे देश में फैले कोरोना वायरस के बीच स्कूल कॉलेज बंद हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी लगातार इस बात पर विचार कर रही हैं कि कैसे स्कूलों को खोला जाए और पहले की तरह से ही स्थिति को नॉर्मल किया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। हाल ही में 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाली सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा को भी सरकार को टालना पड़ा। कुछ छात्रों के पेरेंट्स ने इस मामले में आपत्ति थी। उनका कहना था कि परीक्षा लेने से छात्रों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन इसी कड़ी में यूपी में एक बड़ा फैसला लिया गया है। लाइव हिंदुस्तान के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी शिक्षा बोर्ड के माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षण और नए सत्र के प्रवेश के लिए प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मियों को 6 जुलाई से बुलाने की अनुमति दे दी है। इसे लेकर अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने आदेश जारी कर दिए हैं। विद्यालय संचालक
सिर्फ ऑनलाइन क्लास और दाखिले के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को बुला सकेंगे। फिलहाल छात्र छात्राओं को नहीं बुलाया जाएगा। सरकार का निर्देश है कि किसी भी हालत में सभी विद्यालय 15 जुलाई तक ऑनलाइन क्लास शुरू कर दें। लाइव हिंदुस्तान के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने इस बारे में जारी आदेश में कहा है कि अनलॉक 2 में सत्र नियमित करने और छात्रों के व्यापक हित में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों आदि को 6 जुलाई से बुलाए जाने की अनुमति दी गई है। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए विद्यालय भवन, फर्नीचर आदि को रोज पूर्णतः सैनिटाइज करना होगा। प्रवेश से पहले थर्मल स्कैनिंग की जाए। तापमान सामान्य से अधिक होने पर विद्यालय में प्रवेश न दिया जाए तथा इसकी सूचना सीएमओ को दी जाए। स्कूल की फीस को लेकर भी सरकार ने निर्देश जारी किया है। सरकार का निर्देश है कि नियमित वेतनभोगी सरकारी सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत अभिभावक अपनी मासिक स्कूल फीस जमा करें। इसके अलावा इनकम टैक्स जमा करने वालों को भी मासिक स्कूल फीस जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो अभिभावक फीस देने में सक्षम न हो वे भी फीस जमा करें। जो पेरेंट्स फीस देने में सक्षम नहीं हैं उनको इससे छूट दी गई है। हालांकि उन्हें फीस जमा न कर पाने के बारे में एप्लीकेशन देना होगा और इसकी वजह भी बतानी होगी। इसके बावजूद अगर कोई अभिभावक फीस नहीं जमा कर पाता तो भी ना तो छात्र को ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित किया जाएगा और ना ही स्कूल से नाम काटा जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 6 जुलाई से खरीदे सस्ता सोना, इस रेट पर बेच रही मोदी सरकार। जाने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से जुड़ी 10 बड़ी बातें। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार एक बार फिर आपके लिए 6 जुलाई से सस्ता सोना लेकर आ रही है। 10 जुलाई तक आपके पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने का बेहतरीन मौका है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेशकों को फिजिकल रूप में सोना नहीं मिलता। यह फिजिकल गोल्ड की तुलना में अधिक सुरक्षित है। इस वित्तीय वर्ष में यह चौथा मौका है जब सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी कर रही है। इससे पहले अप्रैल, मई और जून में भी गोल्ड बॉन्ड जारी किए गए थे और निवेशकों ने काफी रुचि दिखाई थी। बता दें, सोने के लिए यह साल अभूतपूर्व है। अब तक यह 20% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। अप्रैल जून तिमाही में यह पिछले 4 साल की तुलना में बेहतरीन रिटर्न दिया है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ सोने में निवेश ज्यादा सुरक्षित है। वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण यह एक आकर्षक निवेश बन गया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि दिवाली तक सोना 53,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। किस भाव पर मिलेगा सोना? रिजर्व बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की कीमत तय कर दी है। पिछली बार की तुलना में इस बार थोड़ी ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ सकती है। इस बार 1 ग्राम सोने की कीमत 4,852 रुपए तय की गई है। अगर आप ऑनलाइन निवेश करते हैं और इसके लिए डिजिटल पेमेंट करते हैं तो सरकार आप हर ग्राम पर 50 रुपए की छूट देगी, यानी 1 ग्राम सोना आपको 4,802 रुपए का पड़ेगा। वहीं अगर आप 10 ग्राम सोना लेते हैं तो आपको सीधे तौर पर 500 रुपए की बचत होगी। बता दें, जून में 4,677 रुपए प्रति ग्राम के रेट से मोदी सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तीसरी किस्त के तहत 8 जून से लेकर 12 के लिए जारी की गई थी। कहां और कैसे मिलेगा? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति अधिकतम 500 रुपए ग्राम सोने के बॉन्ड खरीद सकता है। वहीं न्यूनतम निवेश 1 ग्राम का होना जरूरी है। इस स्कीम में निवेश करने पर आप टैक्स बचा सकते हैं। बॉन्ड को ट्रस्टी व्यक्तियों, HUF ट्रस्ट, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों को बिक्री के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। वहीं ग्राहकी की अधिकतम सीमा 4 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, HUF के लिए 4 किलोग्राम और ट्रस्टों के लिए 20 किलोग्राम और प्रति वित्तीय वर्ष समान होगी। 2.5% का गारंटीड फिक्स्ड इंटरेस्ट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 की चौथी सीरीज की 10 मुख्य बातें। पहला, मोदी सरकार ऐसे समय में गोल्ड बॉन्ड लेकर आ रही है जब घरेलू कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंच रही है। वायदा बाजार में बुधवार को सोने की कीमतों में 48,982 प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। दूसरा, सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किए जाते हैं। भौतिक सोने की मांग को कम करने और वित्तीय बजट में घरेलू बचत के एक हिस्से को स्थानांतरित करने के उद्देश्य से 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना शुरू की गई थी। तीसरा, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा 999 शुद्धता वाले सोने के लिए लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस के आधार पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का निर्गम मूल्य तय किया गया है। चौथा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति अधिकतम 500 ग्राम सोने के बॉन्ड खरीद सकता है। वहीं न्यूनतम निवेश के 1 ग्राम होना जरूरी है। पांचवा, 14 जुलाई को सोने के बॉन्ड की इस किस्त की जारी रखने की तारीख तय की गई है। छठा, बॉन्ड 1 तारीख को जारी होने के पखवाड़े के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों पर तरलता के अधीन हो जाते हैं। सातवां, RBI ने अप्रैल में घोषणा की थी कि सरकार सितंबर तक 6 ट्रेन्स में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करेगी। सितंबर तक जारी किए जाने वाले सोने के बॉन्ड की अन्य किस्त का विवरण ये है।
5वीं सीरीज 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है। इसकी किस्त 11 अगस्त को जारी की जाएगी। छठी सीरीज 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है। इसकी किस्त 8 सितंबर को जारी की जाएगी। 8वां, इसकी सबसे खास बात होती है कि निवेशक को सोने के भाव बढ़ने का लाभ तो मिलता ही है, साथ ही उन्हें इन्वेस्टमेंट रकम पर 2.5% का गारंटेड फिक्स्ड इंटरेस्ट भी मिलता है। 9वां, इन बॉन्ड्स की अवधि 8 साल की होती है और 5वें साल के बाद ही प्री मैच्योर विड्रॉल किया जा सकता है। और 10वां, इस पर 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स मिलेगा। मैच्योरिटी तक रखने पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। वहीं इसका लोन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के चुप्पी साधने और पर्दा डालने की वजह से फैला कोरोना। ट्रंप। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन के चुप्पी साधने, धोखाधड़ी करने और पर्दा डालने की वजह से दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रसार हुआ है, जिसके लिए उसकी पूरी तरह जवाबदेही तय की जानी चाहिए। अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को कई दिन बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए ट्रंप ने देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि के बावजूद कोविड-19 के खिलाफ देश की प्रगति का बखान किया। उन्होंने व्हाइट हाउस के प्रांगण से अपने संबोधन में कहा, हमने वेंटिलेटरों के निर्माण का रिकॉर्ड बनाया है। हमारे यहाँ दूसरे देशों के मुकाबले जांच की सबसे अच्छी सुविधा है। हम अपने देश में गाउन, मास्क और सर्जिकल उपकरण बना रहे हैं। उन्होंने महामारी के फैलने पर पर्दा डालने के लिए एक बार फिर बीजिंग पर आरोप लगाते हुए कहा, चीन के चुप्पी साधने, धोखाधड़ी करने और पर्दा डालने की वजह से दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रसार हुआ है, जिसके लिए उसे पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और विश्व में इसके संक्रमितों की संख्या 1.12 करोड़ से अधिक हो गई है और संक्रमण से मरने वालों की संख्या 5.30 लाख के पार पहुंच गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केरल में 1 साल तक लागू रहेंगे कोरोना से बचाव के दिशा निर्देश। ऐसा करने वाला पहला राज्य। जी हां दोस्तों, केरल में ये दिशा निर्देश 31 जुलाई 2021 तक जारी रहेंगे। ऐसा करने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया है। इसके दौरान किसी भी प्रकार की सामाजिक सभा, प्रदर्शन, जुलूस समेत किसी भी भीड़ जुटाने वाले कार्यक्रम बिना संबंधित अधिकारी की लिखित अनुमति के आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। अनुमति मिलने पर भी ऐसे कार्यक्रमों में 10 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। दिशा निर्देशों के मुताबिक अब लोगों को अगले साल 31 जुलाई तक कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना होगा। इसमें सभी स्थानों पर मास्क पहनना और 6 फुट की सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार इस दौरान विवाह कार्यक्रमों में जहां 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी, वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने को इजाजत दी गई है। रविवार को केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के 225 नए मामले सामने आए हैं। इनमें राज्य में सेना की एक इकाई के 7 जवान भी शामिल है। अब राज्य में संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 5429 हो गई है। जो नए मामले सामने आए हैं उनमें से 117 मामले विदेश से लौटे लोगों के हैं, 57 मामले अन्य राज्यों से लौटे लोगों के हैं, वहीं 38 मामले संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों के हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अमेरिका भारत से बहुत प्यार करता है। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत से बहुत प्यार करता है। साथ ही ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने के लिए धन्यवाद दिया। अमेरिका में 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन सन 1776 में अमेरिका को ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। इसी दिन को अमेरिका में अवकाश रहता है और करोड़ों अमेरिकी इस दिन को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका के लोगों को 244वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम स्वतंत्रता और मानव उद्यम को महत्व देते हैं और इन्हीं मूल्यों को लेकर यह दिन मनाया जाता है। पीएम मोदी के बधाई संदेश का जवाब देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें शुक्रिया कहा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा, शुक्रिया मेरे दोस्त, अमेरिका भारत को बहुत प्यार करता है। अमेरिका में सब कुछ ठीक था, तभी चीन से आए वायरस ने हमला बोल दिया। इससे पहले ट्रंप ने एक बार फिर कोरोना वायरस को लेकर चीन पर हमला बोला है। अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में दूसरे सैल्यूट टू अमेरिका कार्यक्रम को संबोधित किया। ट्रंप ने कहा कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी चीन से आए वायरस ने यहाँ हमला बोल दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, विदेशी भूमि पर लगाए जाने वाले शुल्क
शुल्क की शक्ति से अमेरिका ने दशकों तक लाभ उठाया और हमें व्यापार सौदे करने में सक्षम बनाया। विदेशी भूमि से अरबों डॉलर का भुगतान अमेरिकी खजाने को किया जाता रहा, लेकिन सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि हम चीन से आए वायरस की चपेट में आ गए। उन्होंने आगे कहा, हम गाउन, मास्क और सर्जिकल उपकरण का उत्पादन कर रहे हैं। पहले यह विशेष रूप से विदेशी भूमि में बनाया गया था। विडंबना यह है कि विशेष रूप से चीन में इसे बनाया गया, जहां से यह वायरस और अन्य बीमारियां आई थी। ट्रंप ने कहा कि चीन की गोपनीयता बरतने, धोखे और आवरण रखने की सोच ने कोरोना की पूरी दुनिया में फैलने दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए चीन को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, उसे जिम्मेदारी लेनी ही होगी। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, अब हम अविश्वसनीय रूप से अच्छा कर रहे हैं और वैक्सीन का परीक्षण कर रहे हैं। मैं देश और दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को अपना धन्यवाद भेजना चाहता हूं, जो जीवन रक्षक उपचारों को तेजी से विकसित करने और वितरित करने के हमारे ऐतिहासिक प्रयास में सबसे आगे हैं। उन्होंने कहा, हम अपने देश की वैज्ञानिक प्रतिभा को उजागर कर रहे हैं और वर्ष के अंत से बहुत पहले तक हम वैक्सीन को तैयार कर लेंगे। ट्रंप ने कहा, अमेरिका में अब तक 4 करोड़ लोगों की जांच की गई है और इस बात पर जोर दिया कि जिस रफ्तार से यहाँ जांच हो रही है वैसा दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क में नहीं हो रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार की इस स्कीम में 1 लाख इतने दिन में होंगे डबल, 14 जुलाई से पैसा लगाने का मौका। जी हाँ दोस्तों, भविष्य सुरक्षित करने के लिए सबसे जरूरी है सही जगह पैसा लगाना। कुछ लोग अलग अलग बैंकों में फिक्स डिपॉजिट के जरिए निवेश करते हैं, तो वहीं कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में। अब इन स्कीम में कहीं रिस्क ज्यादा है तो कहीं मुनाफा कम है। आपकी इस टेंशन को दूर करने के लिए हम आपको बता रहे हैं सरकार की ओर से शुरू की गई नई स्कीम के बारे में। सरकार की नई स्कीम भारत बॉन्ड ETF की दूसरी किस्त 14 जुलाई को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगी। इसके जरिए सरकार की 14,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की योजना है। यह देश का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। इसमें न्यूनतम यूनिट 1,000 रुपए की है। इसके लिए सब्सक्रिप्शन 17 जुलाई को बंद होगा। इससे पहले दिसंबर 2019 में भारत बॉन्ड ETF की सीरीज पेश की गई थी। इसके जरिए 12,400 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। ETF के लिए एक्सपेंस रेशियो भी अन्य म्यूचुअल फंडों की तुलना में बहुत कम महज होता है। यह 0.005% ही है। स्टेबिलिटी और रिटर्न का अनुमान इसकी खासियत है। इसमें सेफ्टी के साथ हाई ट्रांसपेरेंसी होती है। लोअर टैक्स इसे और आकर्षक बनाता है। भारत बॉन्ड ETF की खासियत, यह किसी CPSE, CPSU, CPFI या किसी भी सरकारी बॉन्ड में निवेश करेगा। एक्सचेंज पर बॉन्ड में ट्रेडिंग हो सकेगी। न्यूनतम यूनिट साइज 1,000 रुपए का है। ट्रांसपेरेंट पोर्टफोलियो, हर ETF की एक तय मैच्योरिटी तारीख होगी। दोनों नई सीरीज अप्रैल 2025 और अप्रैल 2021-31 में मैच्योर होगी। जानते हैं भारत ETF बॉन्ड के बारे में सब कुछ। भारत बॉन्ड ETF सिंपल फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट है। यहाँ एक औसत निवेशक पूरे भरोसे के साथ अपना पैसा रख सकता है। इसके रिटर्न का अनुमान लगाना आसान है। इससे होने वाले इनकम टैक्स फ्री तो नहीं होगी, लेकिन इसमें इंडेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। भारत बॉन्ड ETF की दूसरी खेप 14 जुलाई को पेश होने वाली है। इसका पूरा आकार 14,000 करोड़ रुपए का है। यह खेप 17 जुलाई को बंद होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आज रोपे जाएंगे 25 करोड़ पौधे। CM योगी ने कहा, हमें प्रकृति के सभी संसाधन को बचाना है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रविवार को 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ से इस अभियान की शुरुआत की। वृक्षारोपण के काम सुबह 6 बजे से शुरू हुआ है और यह शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। CM योगी आदित्यनाथ ने मिशन प्लांटेशन 2020 के उद्घाटन में लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में हरिशंकरी पौधारोपण किया। यूपी में अब तक 5,68,35,742 पौधे लगाए जा चुके हैं। राज्य में एक दिन में 25 करोड़ पौधे लगाने के अभियान के तहत लगाए गए हर पौधे की भू टैगिंग की जाएगी, ताकि इसकी स्थिति संबंधित विभागों के साथ साथ वन विभाग को भी पता चले। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार CM योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि हमें प्रकृति के सभी संसाधनों को बचाना होगा। इसी क्रम में हमारा वृक्षारोपण अभियान आगे बढ़ रहा है। इस वृक्षारोपण से हम दुनिया को बहुत कुछ बचा सकते हैं। देश के कोरोना वायरस संक्रमण काल में प्रकृति हमें बचा रही है। इस युग में काढ़ा हमारे शरीर को प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा रहा है। हमें जंगल और पेड़ों से भी काढ़ा मिल रहा है, जिन्हें हमारे ऋषियों और संतों ने उपहार के रूप में दिया है। हम उनकी परंपरा को आगे बढ़ाकर उनके भविष्य को मजबूत कर सकते हैं। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा, ड्रामस्टिक के पेड़ और उसकी फली की उपयोगिता अब साबित हो रही है। 3 साल पहले प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत
30 लाख लोगों को आवास प्रदान करते हुए हमने कहा था कि उन्हें अपने घरों के सामान एक ड्रामस्टिक लगाना चाहिए। अधिकांश ने लगाए थे और हमने उन्हें इसे बचाने की सलाह भी दी थी। अगर इनमें से 25 लाख लोगों ने इसे लगाया होता तो आज वे इसका लाभ उठा रहे होते। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले साल हमने 9 अगस्त को यहां कुकरेल में एक पौधा लगाया था और उन्होंने विभाग को वन महोत्सव सप्ताह यानी जुलाई 1 से 7 के बीच इस कार्यक्रम को आयोजित करने की सलाह दी थी। मुझे बहुत खुशी है कि यह 5 जुलाई को आयोजित किया गया था। आज गुरु पूर्णिमा का भी त्योहार है और हम अपने अभियान को सफल बनाकर इसे एक स्मारक बना देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वन महोत्सव सप्ताह के तहत प्रत्येक जिले में विशिष्ट वाटिका के तहत स्मृति वाटिका, पंचवटी, नवग्रह वाटिका, नक्षत्र वाटिका, हरिशंकरी का रोपण किया जाएगा। वन विभाग की नर्सरी और वृक्षारोपण के लिए बेसहारा गाय वंश आश्रय स्थलों से कंपनियों की खरीद की व्यवस्था की गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, जेडीयू ने पोस्टर जारी कर तेजस्वी की 24 संपत्तियों का किया खुलासा। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के बीच राजद का 24वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर जेडीयू ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा है। राजद के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर जेडीयू ने तेजस्वी के खिलाफ पोस्टर जारी किया है। वह राजद के स्थापना के 24 साल में तेजस्वी के द्वारा कथित तौर पर अर्जित की गई 24 संपत्तियों के खुलासे का दावा किया है। पोस्टर में दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी का यहाँ नया नामकरण करके फेल्सवी यादव किया गया। यही नहीं, पोस्टर में राष्ट्रीय जनता दल का भी नया नामकरण करते हुए उसे राष्ट्रीय जालसाज दल कहा गया है। पोस्टर के एक हिस्से में लिखा गया है कि धन कुबेर फेलस्वी के 24 संपत्ति का उद्भेदन तो अभी झांकी है, फिल्म अभी बाकी है। जेडीयू के पोस्टर में दिखाया गया कि किस तरीके से कथित तौर पर तेजस्वी यादव ने पटना के दानापुर, पटना, दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, गोपालगंज के फुलवरिया समेत कई जगहों पर कितनी जमीन अवैध तरीके से अर्जित की है। कुल मिलाकर पोस्टर में तेजस्वी की कथित 24 संपत्ति के खुलासे का दावा किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली समेत इन राज्यों में आज होगी भारी बारिश, यहाँ चलेगी धूल भरी आंधी। जी हाँ दोस्तों, आज चंद्र ग्रहण लग रहा है। इसका असर मौसम पर भी पड़ेगा। हालांकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। कहते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा से अच्छी बारिश होने लगती है और अब उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों के लोगों को जल्दी ही उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों पर आज बारिश होने के आसार हैं। दिल्ली समेत यहाँ बारिश, मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आंधी के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश के महेंद्रगढ़, नारनौल, बिजनौर, मेरठ, संभल, चंदौसी, नरोरा, सहसवान और आसपास के इलाकों में शनिवार को आंधी और बारिश हुई और आज भी मौसम साफ नहीं रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में अगले सप्ताह तक रोज हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान में बारिश के साथ आंख मिचौली। राजस्थान के कई शहरों में अभी भी तपिश उमस का दौर जारी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 4 से 5 जुलाई के बीच धूल भरी आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। अभी पूरे राजस्थान में मानसून की रफ्तार ढीली है। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर संभाग में 10 जुलाई के आसपास अच्छी बारिश हो सकती है। इस बीच न्यूनतम तापमान 31 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। झारखंड में मूसलाधार बारिश। ऐसे ही बिहार, झारखंड के कई इलाकों में आज बारिश की संभावना बनी है। मौसम विभाग के अनुसार आज गरज के साथ बारिश होगी। 6 से 7 जुलाई को भी 1-2 बार गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश व आसपास के क्षेत्रों में, इसके अलावा उत्तरी छत्तीसगढ़ व आसपास के क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर है। 5 जुलाई को राज्य के लगभग सभी स्थानों पर, 6-7 जुलाई को राज्य के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, सीईओ की मिली रिपोर्ट, जल्द प्रदेश का दौरा कर सकती है इलेक्शन कमीशन की टीम। जी हां दोस्तों, बिहार में इसी साल हो सकता है विधानसभा चुनाव। तैयारियों की समीक्षा करेगी चुनाव आयोग की टीम। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की टीम बहुत जल्द प्रदेश का दौरा करेगी। इस दौरान आयोग की टीम बिहार के आला प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बात करेगी। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी की रिपोर्ट आयोग को मिल गई है। चुनाव आयोग बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी की रिपोर्ट और उनमें दिए गए सुझावों पर गौर भी कर रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए ईवीएम के बटन दबाने के लिए टूथपिक का इस्तेमाल करने का विकल्प सुझाया है। साथ ही जिन मतदाताओं के पास मास्क नहीं है, उन्हें चुनाव आयोग की ओर से मतदान से ऐन पहले खादी के मास्क देने की बात भी कही गई है, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण और फैलाव से बचा जा सके। चुनाव आयोग ने बिहार में 65 साल से अधिक और कोरोना संक्रमित या क्वारंटीन
मतदाताओं के लिए बैलेट पेपर के जरिए वोट डालने की सुविधा दी है। इस एहतियाती सुविधा का ऐलान होने के बाद बिहार में सबसे पहले चुनाव प्रस्तावित है, लिहाजा बिहार पहला राज्य बनेगा जहां ईवीएम के दौर में बैलेट पेपर का भी इस्तेमाल होगा। गौरतलब है कि बिहार में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। बिहार दागियों को बनाया उम्मीदवार तो पार्टियों को चुनाव आयोग में बताना होगा कारण। जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल रैली से अपने चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। नीतीश की वर्चुअल रैली 7 अगस्त को होगी। जेडीयू का दावा है कि इस रैली से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए 10 लाख लोगों को जोड़ा जाएगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।